अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट वन का सेकंड पार्ट, एलिमेंट 1.2। इसमें हम रेगुलेशन सीखेंगे, कानून को सीखेंगे कि कानून क्या क्या कर सकता है या कानून की क्या क्या रिक्वायरमेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, ये हम सीखेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ को देखेंगे कि आईएलओ क्या है। ये लेबर के लिए, वर्कर के लिए, दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोगों के लिए आईएलओ क्या क्या करती है। आर्टिकल 16 देखेंगे हम, C155 के अंडर में एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आर्टिकल नंबर 16 में, C155 में कानून क्या कहता है, एम्प्लॉयर को क्या कहता है, मालिक को क्या कहता है कि मालिक साहब, डायरेक्टर साहब, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 10 को देखेंगे हम, R164 के अंडर में एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं वो देखेंगे। आर्टिकल नंबर 19 को देखेंगे हम, वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। व्हाट आर द consequences of non-compliance of health and safety standards। अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करते हैं तो कानून क्या क्या कर सकता है हमारे अगेंस्ट में, क्या क्या हो सकता है हमारे अगेंस्ट, ये हम सीखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये क्या है हम ये सीखेंगे इस एलिमेंट में। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से हमें मिलती है, हम कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से इजीली जाके हमारे वर्क रिलेशन के साथ हमें रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ये सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, लर्नर्स, मेरे कुलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, जो जो मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ आप यही पार्ट निबोश का सीख लें, बहुत अच्छे से सीख लें, तो आप बहुत अच्छे से अपने वर्क प्लेस को सेव कर सकते हैं। आपको कानून पता चल जाएगा, कानून में बात करने का तरीका पता चल जाएगा, आपके कुलीग्स के साथ, आपके डायरेक्टर के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ, इंजीनियर्स के साथ, कंस्ट्रक्शन मैनेजर के साथ, वर्कर के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, सबके साथ। सेकंड, जो अभी पेपर देने के लिए अभी बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं मेरे लेक्चर को, उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ इस पार्ट में से 20 मार्क्स का हमेशा क्वेश्चन आता है। एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछा जाता है हमेशा, जब भी आपके सामने निगोश का पेपर आता है। वो एक एक्सीडेंट का सिनेरियो है, याद रखिएगा आप, एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, और उसी के रिलेटेड में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। उसमें एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछेगा कि एम्प्लॉयर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो वो नहीं माना, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। सारे क्वेश्चन उसी के रिलेटेड होते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमेशा 15-20 मार्क्स का आता है। तो अगर आप ये अच्छे से सीख गए आज, तो आपके 20 नंबर तो पक्के हो गए, 45 नंबर हैं आपके पास मार्क्स। बाकी आप देख लीजिए 25 मार्क्स रह जाएंगे आपको पास करने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट है सिर्फ निबोश का ये वाला पार्ट, एलिमेंट 1.2। अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा। आपको जो बात नहीं समझ में आ रही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अभी सऊदी अरेबिया में हूँ, तो मेरा सऊदीया वाला नंबर भी है आपके पास में, नीचे लिखा हुआ है, तो आप वहां जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
चलिए चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की तरफ। लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस। हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है तो इसकी लीगल रीजन क्या क्या हो सकती है, क्या क्या कानूनी वजूहात है। कोई तो वजह है ना यार कि मुझे वर्क प्लेस पे सेफ्टी को देखना पड़ता है। तो बहुत सी वजह है, मोरल है, फाइनेंशियल है। आज हम लीगल रीजन देखने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या चीज है। मोस्ट कंट्रीज है हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज। बहुत सी कंट्रीज ने अपने हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज बना लिए हैं, कवानीन बना लिए हैं। फेलियर टू अचीव लीगल मिनिमम स्टैंडर्ड्स कैन लीड टू प्रोसिक्यूशन। ये बता रहे हैं निबोय साहब, आपको आपको समझा रहे हैं कि अगर आप छूट गए, आप फेल करके लीगल मिनिमम स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए, यू विल हैव टू फेस प्रोसिक्यूशन। आपको प्रोसिक्यूशन को फेस करना पड़ सकता है। ये आपको ले जाएगा सीधा जेल की तरफ, पुलिस की तरफ, कानून की तरफ। कभी ना फंसिएगा। जो आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको लाजिम उसे पूरा करना चाहिए। हर बंदा अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है, आपको उनसे डबल मेहनत करके अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आप तो वहां पे गए इसलिए है कि आप लोगों की जान बचानी है। इससे बड़ा फरीजा आपको क्या मिल सकता है दुनिया में? इबादत। आप ड्यूटी भी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं। सॉरी। द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। अभी हम इससे इस सिनेरियो को, इस पार्ट को इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के सिनेरियो में देखते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आईएलओ क्या है। ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, 1945 में मार्जे वजूद में आई। तो अमेरिका साहब जब सुपर पावर बने, उसने इस इंडस्ट्री को अपने अंडर में ले लिया। मोस्ट कंट्रीज आर मेंबर्स। अभी दुनिया की बहुत सी कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं, इसके अंडर में काम करती हैं। सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड हेल्थ एंड सेफ्टी बाय पब्लिशिंग। ये पूरी दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। काम करने के सेफ पैटर्न्स, प्रोसीजर डेवलप करते हैं, कैसे आपको सेफ्टी से काम करना चाहिए कि आपको इंजरी ना हो जाए, इल हेल्थ ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, फर्टिलिटी ना हो जाए। इस तरह के स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ताकि आप सेफ जाएं वर्क प्लेस पे, सेफ वापस आए। ये जब भी कोई वर्डिक्ट बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, तो उसे प्रेजेंट करने के लिए कन्वेंशन और रिकमेंडेशन में दो पार्ट में उस अपने आर्टिकल को, एक्ट को प्रेजेंट करते हैं। कन्वेंशन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, हम नेक्स्ट भी अच्छे से सीख लेंगे। यहाँ पे आपको क्योंकि आ गया, आपको लाजिम बताना पड़ेगा। कन्वेंशन में पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। रिकमेंडेशन क्या है, हम इसे कैसे अचीव करेंगे, तरीके बताए जाते हैं। रिकमेंडेशन में मेथोडोलॉजी बताई जाती है, उस टारगेट को अचीव करने के तरीके बताए जाते हैं रिकमेंडेशन में। अगेन बता रहा है कन्वेंशन क्या है, क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस और पॉलिसीज। ये पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। नो लीगल अथॉरिटी, आईएलओ एक लीगल अथॉरिटी नहीं है, अनलेस रेटिफाइड बाय द मेंबर स्टेट्स इनटू इट्स ओन लीगल स्ट्रक्चर। जब तक आप इसे अपने कानून का हिस्सा नहीं बना लेते, तो आप इसे लीगल अथॉरिटी नहीं कह सकते हैं। रिकमेंडेशंस क्या है? प्रोवाइड गाइडेंस ऑन पॉलिसी, लेजिस्लेशन एंड प्रैक्टिस। आपने जो पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है कन्वेंशन में, आपने उसे कैसे प्रैक्टिस में लेके आना है, मेथोडोलॉजी कैसे उसकी आप अडॉप्ट करेंगे। कन्वेंशन अगेन क्या है? आईएलओ कन्वेंशंस आर सिमिलर इन स्कोप टू यूके एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड आर वेरी जनरल इन नेचर। जो आईएलओ के जितने भी कन्वेंशंस हैं, ये यूके पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद में ये उनके कानून का हिस्सा बन चुका हुआ है। रिकमेंडेशन क्या है? गिव मोरल डिटेल आर समवेयर बिटवीन रेगुलेशंस एंड अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस अंडर द यूके लीगल सिस्टम। जो यूके का
लीगल सिस्टम है उसमें कानूनी हैसियत इख्तियार कर चुका हुआ है। इसमें कोड ऑफ प्रैक्टिस बताए जाते हैं, हम किन चीजों पे अमल करेंगे। तो कन्वेंशन में जो हमने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे अचीव करने के तरीकों के बारे में। रेगुलेशंस अडॉप्टेड बाय द आईएलओ, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जो कि आईएलओ ने अडॉप्ट किए हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन C155, बहुत सी कन्वेंशंस हैं, अपने रिलेटेड एक ही है, C155 है। गोल सेटिंग पॉलिसी फॉर कंपनीज एंड नेशंस, इसमें पॉलिसी बताई जाती है, गोल सेटिंग पॉलिसी बताई जाती है फॉर द कंपनीज एंड नेशन। और रिकमेंडेशन में क्या बताया जाता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिकमेंडेशंस 1981 R164, बहुत सी रिकमेंडेशंस हैं, हमारे रिलेटेड एक ही है, R164। ये सप्लीमेंट होता है जहां पे पॉलिसी स्टेटमेंट बताया जाएगा, कन्वेंशन के सूरत में उसके नीचे में रिकमेंडेशन बताया जाएगा, उसी काम को करने का, उसी काम का जो हम पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, बताया है कि ये हमारा टारगेट है, अचीव करने का तरीका, मेथोडोलॉजी रिकमेंडेशन में बताई जाएगी, ये इसका सप्लीमेंट है, अंडरस्टूड बात है, वो उसके नीचे में बताया जाएगा। एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो आपके रिलेटेड है, जो लोग अभी निबोश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हर पेपर का हिस्सा है, आप 2019 से देख लें, जब से स्टार्ट हो गया हमेशा ये क्वेश्चन आता है। 15, 20, 25 ये इसके मार्क्स है, मैक्सिमम निबोश 25 नंबर का क्वेश्चन देता है, तो हमेशा 25 नंबर का यही क्वेश्चन है। और बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए, सारे प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियां ऑफ C155। तो एम्प्लॉयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी हम देखते हैं। आइडेंटिफाइज ऑब्लिगेशंस प्लेस्ड ऑन एम्प्लॉयर टू, क्या करना है एम्प्लॉयर ने, मेक श्योर करना है वर्क प्लेस को सेफ होना चाहिए काम करने के लिए, इससे पहले के वर्कर वहां पे पहुंचे। यानी आप अच्छे से समझिए, वर्कर को वहां पहुंचने से पहले वर्क प्लेस का सिनेरियो सेफ होना चाहिए। जो भी मशीनरी वहां पे है, जेसीबी है, बूम लोडर है, फोक लिफ्टर है, क्रेन्स हैं, मोबाइल क्रेन है, टावर क्रेन्स हैं, जनरेटर्स हैं, हीटिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन है, जितनी भी मशीनरी है तमाम की तमाम सेफ होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सेफ प्रोवाइड करना था। जितना भी इक्विपमेंट है, स्कैफोल्डिंग है, लेडर्स हैं, इसके अलावा जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो इक्विपमेंट में आएंगे, सेफ होना चाहिए था, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए था, क्रैक नहीं होना चाहिए था। अगर इलेक्ट्रिकल है तो उनके केबल्स प्रॉपर होने चाहिए थे, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स होने चाहिए थे, जो स्टैंडर्ड बता रहे हैं उस मशीन के लिए कौन सी केबल्स, कौन सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमें यूज करना चाहिए था, वो होना चाहिए था। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये पूरा करना चाहिए था। एंड वर्क प्रोसेसेस, जो तरीके से आप काम करेंगे वो वर्क प्रोसेस सेफ होना चाहिए था, आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। उसमें जितने भी ऐसी कोई चीजें थी जिसकी वजह से हेल्थ को रिस्क था, वो भी रिमूव करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस पॉइंट को एक पॉइंट ना समझिएगा आप, वर्क प्लेस एक पॉइंट है, मशीनरी एक पॉइंट है, इक्विपमेंट एक पॉइंट है, वर्क प्रोसेस एक पॉइंट है, और रिस्क टू हेल्थ एक, मतलब ये 5 पॉइंट आपके पूरे हो गए अगर आप अच्छे से लिख देते हैं। वर्क प्लेस, जब एक्सीडेंट हुआ सिनेरियो में जब बताया जाएगा एक्सीडेंट हुआ वर्क प्लेस पे, तो वो जो वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस का नाम लिखना, आप वर्क प्लेस ना लिखना, आप उस सिनेरियो में, निगोश के दिए हुए सिनेरियो में जो वर्क प्लेस लिखा होगा आप लिखना कि वर्क प्लेस पे क्या चीज प्रोवाइड नहीं थी, तो आप लिखना है कि एम्प्लॉयर ने वहां पे ये चीज प्रोवाइड नहीं की तो एक्सीडेंट हुआ। फिर मशीनरी, जो मशीनरी वहां पे यूज हुई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, आपको लिखना चाहिए था कि एम्प्लॉयर ने मशीनरी अच्छी प्रोवाइड नहीं की, अनसेफ थी, इसलिए एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक नहीं लग रहा था उसका, या और क्या इशू था, इक्विपमेंट टूटा हुआ था, क्रैक था, बंदा सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, पाँव स्लिप हो गया, गिर गया, या वो जो फुट स्टेप था वो ठीक से नहीं था, पाँव रखा बंदा वहां से गिर गया, तो ये इक्विपमेंट
सही प्रोवाइड किसने करना था? एम्प्लॉयर ने। होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। इंश्योर द केमिकल्स, physical and biological substances and agents are without health risk when protective measures have been taken। वर्क प्लेस पे जितना भी केमिकल यूज हो रहा है, फिजिकल जितने भी हैजर्ड्स हैं, जिसमें फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वर्किंग एट हाइट है, स्लिप ट्रिप फॉल है, ये सारे फिजिकल हैजर्ड में आते हैं। ये सारे रिमूव करने चाहिए थे, खत्म करने चाहिए थे वर्कर के पहुंचने से पहले। अगर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं, जैसा कि मॉस्किटोज हैं, स्नेक्स हैं, अल्जी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, किसी भी जगह पे ऐसा खतरा है, उसे पहले रिमूव करना चाहिए था, फिर वर्कर को वहां पे जाके काम करना चाहिए। एंड एजेंट्स आर विदाउट हेल्थ रिस्क, जो जो कोई वहां पे ऐसा एजेंट है जो हेल्थ को रिस्क का वजह बन सकता है, रिमूव करना चाहिए था व्हेन प्रोटेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन। उसके बाद में वर्कर को वहां जाके काम करना चाहिए था, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिंग क्लॉथिंग, पीपीई प्रोवाइड करना, हेलमेट, जैकेट, सेफ्टी शूज, गोगल्स, ग्लव्स, फेस मास्क, सेफ्टी हार्नेस। इसके अलावा जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट था, हर काम करने के लिए वेल्डर के लिए अलग से है, ग्राइंडिंग कटिंग करने वाले लोगों के लिए अलग से होता है, केमिकल के एरिया में काम बंद करने के लिए बंदा जा रहा है उसके अलग से पीपी है, जो बंदा हिल्टी के साथ में काम कर रहा है तो उसके लिए अलग से उसका पीपी है, तो प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मजीद अच्छे से समझाने के लिए, एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, बाय मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड। कहा जाता है कि हर बंदे की जिम्मेदारी है, हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है सेफ्टी के लिए, लेकिन इसका जो भार है, इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानून ये बोल रहा है, लोगों ने कहा, लोगों ने सुना, कोई वैल्यू नहीं है। कानून क्या बोल रहा है उसकी वैल्यू है हमेशा। कानून ये कहता है कि हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की ही है। जो ऊपर बात लिखी है गलत नहीं है, मगर हमेशा एम्प्लॉयर ही रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम चीजों के लिए। किन चीजों के लिए एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है? सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द स्टाफ प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम चलते नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 10 हमने पढ़ लिया, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आप लाजिम मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा इन तमाम चीजों के लिए, आपको क्या क्या समझ आ गया है, क्या क्या नहीं समझ में आ गया है। प्लीज मुझे साथ साथ में बताते रहिएगा। आपके जो जो क्वेश्चन है लाजिम पूछा कीजिए, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 रिकमेंडेशन में, रिकमेंडेशन नंबर R164, इसके अंडर में जाके हम देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या समझाना चाह रहा है। आर्टिकल नंबर 10 कह रहा है, रिकमेंडेशन के अंडर कह रहा है, प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेसेस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड यूज वर्किंग मेथड्स, सेफ वर्किंग मेथड्स। कि आपने एम्प्लॉयर साहब, आपने वर्क प्लेस को सेफ करना है वर्कर के पहुंचने से पहले, मशीनरी को, इक्विपमेंट को, ना कि सेफ करना है आज सेफ करना है, हर वक्त में सेफ रहना चाहिए। जितना आपका प्रोजेक्ट है, डेली आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका वर्क प्लेस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट सेफ होना चाहिए, सेफ टू यूज होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। Give necessary instructions, trainings, and supervision in the application and use of health and safety measures। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर को इंस्ट्रक्शंस देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना हर एक्टिविटी के लिए, और बेस्ट कॉम्पिटेंट सुपरविजन प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स,
relevant to activities and the size of the undertaking. मेथोडोलॉजी, काम करने के तरीके, इनके बारे में अपने वर्कर की ट्रेनिंग देना कि आप ये काम करने के लिए जा रहे हैं, हर तरह से काम कर सकते हैं, हम सेफ कैसे काम कर सकते हैं, सेफली काम करने के लिए जो अरेंजमेंट है, मेथोडोलॉजी है, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देना, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Ensure that work organization, particularly working hours and rest breaks, does not adversely affect occupational safety and health. यहाँ पे निवोश एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज समझाना चाह रहा है कि आपने बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करना है, आपने देखना है, कीन देखना है, डीप देखना है वर्क प्लेस पे जाके कि आपके वर्किंग आवर्स, काम का स्ट्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके वर्कर को फिजिकली, मेंटली डिस्टर्ब कर दे. आपने रेस्ट ब्रेक को देखना है कि प्रॉपर रेस्ट ब्रेक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. कानून में अभी हर चीज सामने लिखी है, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप मीडिया को यूज करके देख सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में क्या क्या रेस्ट ब्रेक है. आपकी इंडस्ट्री में फिर डिफिकल्ट और डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, आप हर एक्टिविटी को जाके देख सकते हैं कि कानून क्या बोलता है कि जितनी हार्ड एक्टिविटी होगी वहां पे रेस्ट ब्रेक क्या होना चाहिए. जाके डिस्कस कीजिए अपने एम्प्लॉयर के साथ, टॉप मैनेजमेंट के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ, और अप्रूव करवाइए उनके लिए रेस्ट ब्रेक्स. यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप लाक लगाने वाला, खिड़की दरवाजे लगाने वाले लोग नहीं हैं. आपने कानून को देखना है, डिस्कस करना है, अप्रूव करवाना है और इंप्लीमेंट कर देना है. नेक्स्ट, टेक reasonably practical measures to eliminate excessive physical and mental fatigue. उसी पॉइंट को उन्होंने नीचे थोड़ा और आपको समझाने के लिए, निवोश कितना कीन है देखिए आपके लिए. वो एक एक चीज में से पॉइंट निकाल के, कानून निकाल के दोबारा लिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वाले पॉइंट को मिस कर जाए हम. फिजिकल और मेंटल फटीग जैसा इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके काम में. Keep up to date and scientific and technical knowledge to comply with the above. जितना भी साइंटिफिक नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, तमाम एक्टिविटीज के हवाले से प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट हम चलते हैं, पीपीई देना, पीपीई प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जहां एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखी, तो कानून यही आपसे भी चाहता है, वर्कर से भी चाहता है. वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके राइट्स, दोनों चीजों को डिस्कस करने लगा है निवोश यहाँ पे. तो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आर्टिकल 19 है ऑफ C155, आर्टिकल नंबर 19 आल्सो प्लेसेस ऑब्लिगेशंस ऑन वर्कर्स, वर्कर पे भी पाबंदी लगाता है. एक्सपेंड्स इन R164 एज फॉलोज. जैसा C155 में है, सेम R164 में भी सेम है. वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके वर्कर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वर्क प्लेस पे. टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड दैट ऑफ द अदर्स. कानून आपको पाबंद कर रहा है, वर्कर को बता रहा है कि आप जो एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं, खुद को सेफ करना है और उसके जितने भी हैजर्ड्स हैं, आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, उनको भी इन्फॉर्म करना है कि मैं ये एक्टिविटी स्टार्ट करने लगा हूँ. हॉट वर्क एक्टिविटी है, वेल्डिंग आप कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो ये मेरा वर्क प्लेस है. तो विदाउट मुझे इन्फॉर्म किए मेरे एरिया में एंटर ना होइएगा जब तक मैं मेरी एक्टिविटी को खत्म ना कर लूँ. या आप वर्किंग एट हाइट एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, तो भी साथ लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए आपको. हाइट पे किसी जगह पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो नीचे लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, नीचे जगह को कार्डन ऑफ कर देना चाहिए, ताकि उस एरिया में जहाँ पे स्लज गिर रहा है, कोई भी चीज वहां पे गिरने का खतरा है, तो लोग उधर से नहीं गुजरे. तो लोगों को इन्फॉर्म करने के तरीके आपको रखने चाहिए. वहां पे स्टैंड बाई एक पर्सन होना चाहिए जो हर वक्त में, जितना देर में आप काम कर रहे हैं, ऊपर में या नीचे में वेल्डिंग कर रहे हैं, वो बंदा वहां पे खड़ा होना चाहिए, वहां गुजरने वाले वर्कर को आपके नजदीक आने से बचाने के लिए. कंप्लाई विद द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, वर्क रिलेटेड एंड प्रोसीजर. आपको कंप्लाई करना चाहिए सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के साथ में और वर्क रिलेटेड प्रोसीजर के साथ में.
आपने एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा, इंस्ट्रक्शन देना और वर्क रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में आपको बताना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, मगर उस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। जो आपको बताया जाए, जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए, जो आपको नॉलेज दिया जाए, प्लीज उसे फॉलो कीजिए, उसे मानिए आप। यूज ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपरली, जो सेफ्टी इक्विपमेंट आपको दिया जाए उसे प्रॉपरली यूज कीजिए आप, मिसयूज ना कीजिए किसी भी आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स को। रिपोर्ट एनी सिचुएशन दैट बिलीव कुड बी अ हैजर्ड एंड विच दे कैन नॉट देमसेल्फ करेक्ट। कोई भी आप सिचुएशन देखते हैं, कोई भी आप हैजर्ड देखते हैं, कोई भी खतरा देखते हैं, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे थे, वहां पे कुछ भी आपने देखा, लाजिम आपको रिपोर्ट करना चाहिए आपके सीनियर को, आपके फोरमैन को, सुपरवाइजर को, इंजीनियर को, कंस्ट्रक्शन मैनेजर को, आपके सेफ्टी पर्सन को। रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड इल हेल्थ एक्सीडेंट। अगर आपने किसी भी जगह पे आप काम कर रहे थे, वहां कुछ एक्सीडेंट हो गया या आपने देखा कुछ लोग बीमार हो गया, कोई बंदा बीमार हो गया किसी वजह से, तो आपको लाजिम फौरी तौर पे रिपोर्ट करना चाहिए। ये कानून की रिक्वायरमेंट है जी, कानून आपको पाबंद कर रहा है, आपको कानून की इन चीजों को मानना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 19 सी 155 स्टेट्स दैट एवरी वर्कर मस्ट बी, ये राइट्स के बारे में है, वर्कर के राइट के बारे में कि वर्कर के क्या क्या राइट्स हैं, कानून में वर्कर के क्या क्या राइट्स। Give adequate information on actions the employer has taken to ensure safety and health। वर्कर को अगेन आपको बता रहा है, अगेन एम्प्लॉयर को पाबंद कर रहा है आर्टिकल नंबर 19 वर्कर के राइट के हवाले से कि वर्कर को एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गिव द राइट टू नेसेसरी ट्रेनिंग इन सेफ्टी एंड हेल्थ, नेसेसरी ट्रेनिंग देना वर्क रिलेटेड एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंसल्टेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन ऑल मैटर्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटिंग टू द वर्क। वर्कर के साथ में कंसल्टेशन करना, कंसल्टेशन एक खास किस्म की टर्मिनोलॉजी है, इसका जो मीनिंग है वो अच्छे से आप समझ लीजिए कि जहाँ टॉप मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर, डायरेक्टर लेवल के लोग वर्कर से डायरेक्ट जब डिस्कस करते हैं अपने इश्यूज को, इस खास किस्म की मीटिंग को कंसल्टेशन कहते हैं। Given the right to leave a workplace that he has reason to think presents an imminent and serious danger to his life or health, and not to be compelled to return until it is safe। यहाँ पे कानून आपको बता रहा है कि वर्कर को राइट है कि जिस जगह पे वो काम कर रहा था वहां पे अगर वो कोई हैजर्ड देखता है, डेंजर देखता है, कोई खतरा देखता है, तो वो उस वर्क प्लेस को, उस एरिया को लीव कर सकता है, और कोई बंदा उन्हें मजबूर नहीं कर सकता है उसी खतरे वाली हालत में जाके काम करने के लिए। हाँ, आप उस वर्क प्लेस को सेव कर लें, सेव करने के बाद में जहाँ हैजर्ड था, खतरा था, डेंजर था, उसे रिमूव करने के बाद में आप वर्कर को बोल सकते हैं कि ये वर्क प्लेस अभी सेफ है, आप वहां पे जाके काम कर सकते हैं। इस सिचुएशन में कि जब वो सेफ हो गया फिर आप बोल सकते हैं, आप कंपेल नहीं कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते हैं, कानून आपको ऑलरेडी पाबंद कर चुका है। द रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बारे में हम देखेंगे कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैसे काम करती हैं। इसके बारे में नो हार्मोनाइज्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अभी तक हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड्स हैं मगर एक जैसे नहीं है पूरी दुनिया में, हर बंदा मान रहा है मगर अपने फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान के अपने हैं, इंडिया के अपने हैं, गल्फ कंट्रीज के, दुबई के, कतर के, ओमान के, बहरीन के, सऊदीया के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। कंट्री स्पेसिफिक एजेंसीज में इंक्लूड, हर कंट्री की अपनी एजेंसीज हैं जो उसके इन्फोर्समेंट एजेंसीज के तौर पे काम करती हैं। कुछ कंट्रीज में हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जैसा कि यूरोप में। वर्क प्लेस पे, इंडस्ट्रीज में कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो जाके इन्वेस्टिगेशन करती है। बहुत सी कंट्रीज में
फायर अथॉरिटी को बहुत बड़ी अथॉरिटी दे के रखी हुई है, वो खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं कि फायर कैसे हो गई थी, और फिर रिजल्ट निकाल लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। बहुत सी जगहों पे इंश्योरेंस को बहुत अथॉरिटीज दी हुई हैं कि जब कोई आपके पास इंश्योरेंस के लिए आए तो आप पहले जाके खुद आप देखें कि ये एक्सीडेंट होने की रीजन क्या थी, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, फिर आप इंश्योरेंस उनको दीजिए जो इंश्योरेंस आपसे मांग रहे थे। और बहुत सी जगह पे बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि पुलिस इन्वॉल्व होती है, मे बी इन्वॉल्व इन इन्फोर्सिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज इन द सम कंट्रीज। जैसा कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं गल्फ कंट्रीज में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस को ही जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, इंटरवीन करना पड़ता है इश्यूज को, और वो चीजों को कंट्रोल करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लाइंस, आप कानून को नहीं मानेंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कानून को फॉलो नहीं करेंगे, सेफ्टी से काम नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन इज यूजली क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन को ब्रीच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि लीड करता है किसकी तरफ, इन्फोर्समेंट एक्शन की तरफ। क्या क्या इन्फोर्समेंट एक्शन हो सकते हैं, इम्प्रूवमेंट नोटिस आ सकता है कानून की तरफ से। इम्प्रूवमेंट नोटिस ये होता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी आप कर रहे थे जिसमें जान जाने का खतरा नहीं है, तो ये एक नोटिस आ जाएगा, समन आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आप अपना काम को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए, और ये अनसेफ है इसको साथ में सेव कर लीजिए। मगर सेव कर लीजिए, सेकंड टाइम अगर ये समन आया तो ये इम्प्रूवमेंट नोटिस नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कानून को तोड़ चुके हैं। जो आपको इम्प्रूवमेंट नोटिस में चीजें बताई गई थी कि आपको ये चीज को सेव करके काम करना चाहिए था, ये मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए आप। आपको जो भी नोटिस आता है किसी भी अथॉरिटी की तरफ से, आपको उसे लाजिम फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन नोटिस। प्रोहिबिशन नोटिस एक ऐसा नोटिस होता है कानून की तरफ से जिसमें कोई ऐसी वायलेशन थी जिससे जान जा सकती थी किसी की, तो इसमें ये नोटिस जब दिया जाएगा तो वो आपको बताएगा वर्क स्टॉपेज, टेम्परेरी और परमानेंटली दोनों सूरतों में आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपको काम को स्टॉप करना पड़ेगा। जो जो अनसेफ एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे थे इसको सेव कीजिए, इसके एविडेंस प्रोवाइड करें। एविडेंस प्रोवाइड करने के बाद में आप उसी अथॉरिटी को क्लोज आउट रिपोर्ट्स भेजें, वो अथॉरिटी दोबारा आएगी चेक करने के लिए कि जो जो हमने आपको अनसेफ रिपोर्ट सेंड की थी आपने सेव कर लिया, ट्रेनिंग दे दी वर्कर की, आप अभी अच्छे से काम करने काबिल हो गए या नहीं हो गए। आपको उनको मेक श्योर करने पड़ेगी ये तमाम चीजें। करने के बाद में वही दोबारा आपको काम करने के लिए अलाउ कर सकता है, प्रोहिबिशन नोटिस कहलाता है ये। प्रोसिक्यूशन, फिर भी सेफ नहीं हो रहा है काम, अभी भी जान जाने का खतरा है, तो या किसी को ऐसी इंजरी हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गए, कोई बंदा परमानेंट डिसेबिलिटी होगी किसी के साथ में, ये बंदा मर गया, तो प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइन, इसमें यह होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को फाइन हो सकता है या इंडिविजुअल में भी फाइन और इम्प्रिजन, या इम्प्रिजन को इंडिविजुअल को, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है कानून ढूंढ लेगा जी, दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट पर्सन, वो ढूंढ लेते हैं, वो देख लेते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जेल जाना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए निबोश के जितने भी टॉपिक्स हैं, निबोश की जितनी भी गाइडलाइन है, आपको यही समझाने के लिए हैं कि कानून के पास फंसना नहीं है आपने। जो जो कानून की रिक्वायरमेंट है पूरी कीजिए, उसके बाद में अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कीजिएगा। अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आपने आईएलओ को देख लिया, उसके आर्टिकल्स को देखा, आर्टिकल नंबर 16 को देखा, 10 देखा, 19 देखा। अब वो बता रहा है कि और क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। आईएसओ है एक इंटरनेशनल बॉडी है। ये क्या करती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट
डेवलपर ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ये मैनेजमेंट स्टैंडर्ड बनाते हैं, काम करने के तरीके डेवलप करते हैं, बनाते हैं, सॉरी, समझाते हैं कि हम कैसे काम को मजीद शेयर कर सकते हैं कि वर्क प्लेस पे इंजरी ना हो, एक्सीडेंट ना हो। पहला आईएसओ का स्टैंडर्ड आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से है। फिर आईएसओ 14001 है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के हवाले से है। आईएसओ 12100 सेफ्टी ऑफ द मशीनरी के हवाले से है। These standards are not laws, they are good management practice। यहाँ पे आपको दो चीजें अभी आपने एक ही साथ में पढ़ रही कि स्टैंडर्ड क्या होता है और लॉ क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ में ये समझाता हूँ। जैसा कि आप एक देश में, एक कंट्री में रहने वाले बंदे हैं, आप यूएई में चले गए या आप सऊदी अरेबिया में चले गए, तो कानून कैसे काम करता है, अगर आप वहाँ के कानून मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप जानेंगे या नहीं जानेंगे। अगर आपने कोई वायलेशन की, वहां पे कानून ये बात नहीं सुनेगा कि सर मैं जानता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। आपने कानून को तोड़ा है, आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको फाइन्स पे करने पड़ेंगे या जेल में रहने के लिए उसके साथ में कुछ पनिशमेंट है तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। ये है कानून। जबकि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये आप अचीव करेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। अगर आप क्वालिटी को अच्छे से मानेंगे, जो जो एम्प्लॉयर ने बोला आपको, जैसा सिंपल मैं आपको एक बात के लिए बता रहा हूँ कि उसने बोला कि मुझे 1 लीटर की दूध की बोतल बनानी है, एक कंपनी ने कहा कि मैं बिल्कुल ऐसी बना के दे रहा हूँ जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें इतना कैल्शियम होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना पोटेशियम फास्फोरस होना चाहिए, इतना उसमें वाटर होना चाहिए, इतना दूसरा इंग्रेडिएंट होना चाहिए। तो एम्प्लॉयर की जो जो रिक्वायरमेंट है, सेम रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया, तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट में चीजें आती हैं। जो कंपनीज आपने देखा होगा, बहुत सी कंपनीज लिखा होता है आईएसओ 9001 सर्टिफाइड। ये आपको बता रही है कि एम्प्लॉयर साहब, आपने कोई चीज बनवानी है हमसे बनवाएं, आप जैसा बोलेंगे सेम वैसा बना के देंगे आपको। हम आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। आईएसओ ने अप्रूव किया हमें, हमारी प्रोडक्ट को आके वक्तन वक्तन चेक करते रहते हैं ये लोग, तो फिर हमें सर्टिफिकेट देते हैं ये। They lead to worldwide common approach to good management। आईएसओ क्या करती है, ये वर्ल्ड वाइड कॉमन अप्रोच को देखती है और ये गुड मैनेजमेंट को अप्रोच करती है। अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इज करंटली आईएसओ 45001। ये आईएसओ का स्टैंडर्ड है। अगर आप, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छा सेफ्टी पर्सन बनना चाहते हैं, आपको ये सर्टिफिकेट लाजिम अचीव करना चाहिए। इसमें आप बड़े अच्छे से सीख सकते हैं कि आपको कैसे ऑडिट करना चाहिए, ऑडिट आ गया आपके पास तो कैसे आप उसे फेस करना चाहिए। इसमें ऑडिट के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, इंस्पेक्शन के हवाले से भी। ऑडिट इंस्पेक्शन से बहुत आगे है। तो आप सिंपल जो आपकी जॉब है अभी वो इंस्पेक्शन करने की है, तो भी आपको ये सीखना चाहिए, आप बहुत अच्छी इंस्पेक्शन करेंगे अगर आप ये सर्टिफिकेशन हासिल कर लेते हैं। सर्टिफिकेशन हासिल करना सिर्फ वो पेपर हासिल करना नहीं होता यार, आपको बहुत डीप सीखना चाहिए। अगर आप आगे चलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेशन लाजिम करनी चाहिए। ये कंपेटेबल है आईएसओ 9001 के और आईएसओ 14001 के। जो कंपनीज ये तीनों सर्टिफिकेशन हासिल कर लेती हैं, इन्हें आईएमएस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कंपनीज, आपने देखा होगा आईएमएस अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो आप फौरी तौर पे समझ जाइएगा कि इस कंपनी के पास में आईएसओ के ये तीनों स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ 45001, आईएसओ 9001, आईएसओ 14001। एक वक्त में ओसास 18001 था, जो मेरे सीनियर कलीग्स हैं वो जानते हैं इसको, तो वो अभी रिप्लेस हो गया आईएसओ 45001 के साथ में। ये आप अच्छे से समझ गए हो, आप अच्छे से समझ गए हैं आईएसओ स्टैंडर्ड सिस्टम को। आप लाजिम इसके ऊपर एफर्ट करना चाहिए। अगर आप क्लाइंट में, कंसल्टेंट में जॉब करना चाहते हैं तो प्लीज इन्हें कीजिए आप।
इन कोर्सेज को कीजिए। अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल नहीं है, वो आपकी सीवी भी कंसिडर नहीं करेंगे अगर आपके पास में आईएसओ के स्टैंडर्ड्स नहीं है तो। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए, किधर से मिलती है आपको, आपके पेपर्स के लिए भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, अभी हम वो देखेंगे। तो अगर आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं या कोई भी आपके निगोश के एग्जाम के लिए आप सोर्स देखना चाहते हैं तो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव यूके की वेबसाइट से मिल सकते हैं। नीचे लिखा है www.hsc.government.uk। फिर यहाँ पे ये मेंशन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन www.osha.government। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूरोपियन एजेंसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क EU। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वर्क प्लेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट नीचे लिखी हुई है, आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो जो सोर्स आपको चाहिए बहुत इजीली आप, और इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा कि कैसे आप सोर्स ढूंढ सकते हैं। ये ग्रुप एक्सरसाइजेज भी आपकी यहाँ पे एक एम्प्लॉई है जो इंजर हो गया है, आपने आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या आएगी उसके एक्सीडेंट पे और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या आएगी। यहाँ पे आपके समझने के लिए एक चीज है जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जो आपका एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर है, HR मैनेजमेंट है, एडमिन मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट के लोग हैं, जो पैसा देने वाली अथॉरिटीज है, उन्हें हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में पता होता है कि क्या क्या डायरेक्ट कॉस्ट है। इंश्योरेंस पैसा दे देगी आपके अथॉरिटीज को, टॉप मैनेजमेंट को, सीनियर मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयर को इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में पता नहीं होता है। प्लीज इसकी प्रेजेंटेशन आप हमेशा अपने पास में बना के रखिए। आप लाजिम कंपनी से इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में डिस्कस कीजिए कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हाल कर देगी कंपनी का। डायरेक्ट कॉस्ट तो कुछ भी नहीं कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, आपकी जान छूट गई। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना डैमेज पहुंचाती है कंपनी को, आप लाजिम उनके साथ में डिस्कस करना चाहिए, तो उनकी आंख खुल जाएगी। फिर वो एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे अपने वर्कर को एक्सीडेंट से बचाने के लिए, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप जो बोलेंगे आपकी बात मानेगा आपका डायरेक्टर। यहाँ पे कुछ मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है, आप देख लीजिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या आती है, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या है। फाइन्स आते हैं, क्रिमिनल कोड को फेस करना पड़ेगा, कंपनसेशन आती है, वो आपको देखना पड़ेगा। उतना आप इसे पढ़ लीजिएगा और प्लीज आप भी मुझे लिख के भेजिएगा, ये असाइनमेंट है आपकी, इसको आप देखें और मेरे साथ में शेयर कीजिए। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट पे पैसा लगता है कंपनी का, वर्कर सिक पेज हैं, रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, उसमें पैसा जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट है। लॉस और डैमेज प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम, ओवर टाइम की सूरत में कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रिहेबिलिटेशन वर्क रिटर्न, अच्छा उस पर पैसा जाएगा। फिर इंटरेक्ट कॉस्ट है, ये है असल में जो आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी चाहिए किसी मीटिंग में, किसी जगह पे जहाँ पे आपके डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट हो, तो वहाँ पे आपको ये चीजें डिस्कस करना चाहिए कि डायरेक्टर साहब, एम्प्लॉयर साहब, आपकी रेपुटेशन चलेगी कभी वापस नहीं आएगी। आपके एम्प्लॉयर, आपका नाम खराब हो गया, आपका एम्प्लॉयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं देगा आपको। हम बहुत सी एग्जांपल देख चुके हैं, डेली एक्सीडेंट, डेली एक्सीडेंट, डेली एक्सीडेंट, हर 25 दिन बाद एक्सीडेंट, हर 35 दिन बाद एक्सीडेंट, हर 50 दिन के बाद एक्सीडेंट, हर 2 महीने के बाद एक्सीडेंट। तंग आ जाएंगे वो इतना, अगर शुद्ध आएगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर तो इतना डैमेज होता है रेपुटेशन, नाम खराब होने से। बचने के लिए सेवर प्रैक्टिस की तरफ रहना चाहिए। Stop loss of staff from productive duties in order to investigate the incident, prepare reports, undertake hospital visits, deal with relatives and attend court proceeding। तो ये मोरल को बहुत डाउन कर देती है ये चीजें, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी आप काम नहीं कर सकते हैं वर्क प्लेस पे, वो एरिया को कार्टन ऑफ किया होता है, आप उस एरिया में तो एंटर नहीं हो सकते, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, आपको रिलेटिव को डील करना पड़ता है। फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, हायरिंग है, आपको हर हायरिंग पे जाना पड़ेगा।
तो कैसे आप कंसंट्रेशन रखेंगे अपने वर्क पे, तो कैसी ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये आपके एम्प्लॉयर को नहीं पता होता है इन चीजों के बारे में। लॉस ऑफ स्टाफ मोरल, स्टाफ का मोरल खत्म हो गया। एक रूम पे रहने वाले 4 बंदे थे, उनके साथ का बंदा परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार हो गया, तो आप देखिए कि बाकी जो 3 उसके साथ में रहते हैं या 2 रहते हैं या 5 उसके साथ में रहते हैं, उनका मोरल होगा, वो काम करने काबिल होंगे 3-4 दिन तक। उनकी जो हालत होगी आप समझ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रीमीडियल एक्शन, काम को दोबारा स्टार्ट करने के लिए फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन, चांस ऑफ प्रोसेस और मटेरियल, तो ये सारी चीजें होती हैं उसमें। कंप्लायंस विद द इन्फोर्समेंट नोटिस सर्व, तो आपको जो इन्फोर्समेंट नोटिस मिला है उसमें लिखा होता है कि ये आपने रिपोर्ट 2 घंटे में सबमिट करनी है, ये 8 घंटे में, ये 6 दिन में, ये 15 दिन में, तो वो आपको घुमा के रखेगी रिपोर्ट। अगर आप उतना दिन में नहीं करते हैं, सबमिट नहीं करते हैं, तो आपको फाइन आ जाएगा। ये हमेशा कानून का तरीकाकार होता है। जब कोर्ट की तरफ से कोई भी ऐसा या कानून की तरफ से कोई भी इन्फोर्समेंट नोटिस आता है, तो वो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होती है वहां पे। 2 घंटा लिखा है, 2 घंटे में आपको क्लोज आउट रिपोर्ट भेजना चाहिए, लाजिम भेजना चाहिए। अब नहीं भेजेंगे तो उसी वक्त में अगली उसका प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देखिए सिंपल प्रोसेस नहीं होता है। कितना लोग है जिनका टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। नया वर्कर आप लेके आएंगे, पहले जैसा ना हुआ, फिर जो पहला वर्कर था जिसकी टांग टूट गई या रीढ़ की हड्डी टूट गई या बाजू टूट गई या हाथ टूट गया, वो 16 साल से कंपनी में था, वो कंपनी के हर चीज को जानता है। नया वर्कर आके उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, चाहे जितना भी कॉम्पिटेंट हो वो बंदा। General difficulties in recruiting and retaining workers as an indirect result of the extent, तो ये चीजें हैं। लॉस्ट ऑफ गुडविल, कंपनी की गुडविल खत्म हो जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ पेनल्टी क्लॉजेज फॉर फेलियर टू मीट डिलीवरी डेट्स, ये भी एक रीजन है। डैमेज टू पब्लिक इमेज, पब्लिक में इमेज खत्म हो जाएगा। रेपुटेशन, बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है रेपुटेशन खराब होने से। डैमेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस परहैप्स लीडिंग टू इंडस्ट्रियल एक्शन, तो ये भी हो सकता है। बार बार अगर एक्सीडेंट हो तो स्ट्राइक्स होने के चांसेस होते हैं, लोग आके बाहर बैठ जाएंगे जिनके रिलेटिव्स के साथ में ऐसा हो गया या किसी और बंदे के साथ में ऐसा हो गया, तो वो लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, कंपनी के बाहर। ये बातें एम्प्लॉयर को पता नहीं होती हैं, आप बताना चाहिए उन्हें। ये एक अगेन एक ग्रुप एक्सरसाइज है, इसमें क्रिमिनल और सिविल इम्प्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस प्रेजेंटेशन को सॉल्व करने के लिए। देखने के लिए यहाँ पे एक टेक्नीशियन के साथ में हुआ, 12-year-old बॉय ब्रेक्स इज आर्म, मशीन ऑपरेटर के साथ में हुआ, स्टेप होल्डर के साथ में। ये 4 डिफरेंट केसेस हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्रिमिनल लॉ डिटेल में पढ़ना चाहिए और सिविल लॉ डिटेल में पढ़ना चाहिए। दोनों को पढ़ने के बाद में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में, इन दोनों को पढ़ने के बाद में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन कौन सा केस सिविल केस में जाने वाला है और कौन कौन सा क्रिमिनल केस में जाने वाला है। ये ग्रुप एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिए और मेरे साथ में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्या है, ये एंड है हमारा मॉड्यूल 1.2 का। ये एक एक्सरसाइज है, इसमें हमने क्या सीखा था। इस एक्सरसाइज में ILO हैज प्रोड्यूस्ड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, व्हाट आर द 2 main standards that the ILO has produced for health and safety। कौन से 2 स्टैंडर्ड्स हैं जो ILO ने प्रोड्यूस किए हैं वो आप देख चुके हैं। व्हाट डू कंट्रीज डू विद these स्टैंडर्ड्स, 2 स्टैंडर्ड्स हैं, C155 और R164। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर R164, तो ये हम देख चुके हैं एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल नंबर 10। What are the employee responsibilities under R164, ये हम आर्टिकल नंबर 19 में देख चुके हैं वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। What actions could be taken against organizations breaking health and safety law, क्या consequences हो सकते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज को ब्रेक करती है, अमल नहीं करती है, तो क्या क्या consequences हो जाएंगे। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, ये पूरी एक्सरसाइज है। आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, यही क्वेश्चन है, यही वर्डिंग है, सेम टू सेम
जो कि अपनी बोर्ड के पेपर में आती है, इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना के आपको देती है। सिनेरियो के हिसाब से थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। हमेशा जो लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं 70% 80% मार्क्स ले रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, शेयर करेंगे कुलीग्स के साथ में, मेरे साथ में, आप हमेशा अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। ये बात हमेशा अपने साथ में, अपने जहन में बिठा के रखिएगा। तो ओके, आपको हर चीज अच्छे से समझ आ गई होगी, आप सीख के होंगे। अगर आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आ गया है, कुछ ऐसा आपके समझने में अभी भी प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे, आप कमेंट बॉक्स में। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एलिमेंट वन का थर्ड पार्ट है, व्हाट डज व्हाट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारा नेक्स्ट लेक्चर ये होगा। इसमें हम देखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयर की, सीनियर मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट मैनेजर की, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर और वर्कर की। तो बहुत जल्द हम मिलते हैं इस नए लेक्चर के साथ, इस नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। और मैं ग्रुप एक्सरसाइज के लिए आपका वेट करूंगा। आप इन्हें सॉल्व कीजिए और मेरे साथ में शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।